26 जनवरी को ही क्यों चुना गया इस गणतंत्र दिवस की घोषणा करने के लिए। इसके परिप्रेक्ष्य में आप सबको शायद पता होगा कि 1857 के पहले भारत की भूमि पे जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो बिल्कुल दूसरे तरीके की व्यवस्था थी। अनेक देशी रियासतों के बीच में शासन चलता था भारत का, और बहुत बड़े हिस्से पे भारत के एक अंग्रेज कंपनी थी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसी का शासन था। और ब्रिटिश सरकार की सीधी भागीदारी भारत के शासन व्यवस्था में नहीं थी। 1857 के सैनिक विद्रोह के बाद जिस हिस्से पे भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उस हिस्से पे सीधे ब्रिटिश संसद का शासन हो गया, और भारत के उस बहुत बड़े भूभाग पे जो कायदे कानून भारतवासियों के लिए लागू होने थे उसका अधिकार ब्रिटेन की पार्लियामेंट को था। और ब्रिटेन में जो राजतंत्र की व्यवस्था थी वो एक संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था थी, जहां महारानी या महाराजा के नाम पे शासन चलता था, मगर सही ताकत वहाँ की जनता के हाथ में थी जो सरकारों को चुनती थी और संसद, वहाँ के संसद के माध्यम से। मगर भारत में जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में भारतीयों की सोच के लिए कोई स्थान नहीं था। भारतीयों को ये बिल्कुल हक नहीं था कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे जी जाएगी, इसके बारे में उनसे कोई राय विचार नहीं किया जाता था। और बहुत कम समय के अंदर में ही भारतीयों को यह एहसास हो गया था कि यह व्यवस्था जो है हमारे हित में नहीं है, हमारे देश की बड़ी जनसंख्या के हित में नहीं है। और जभी से उस वक्त के पढ़े लिखे भारतीयों ने लगातार ये कोशिश शुरू की कि हमारे यहाँ भी व्यवस्था ऐसी हो जिसमें देश के लोगों का बहुत बड़ा से हो, कैसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे चलेगी, और दूसरे जितनी भी चीज़ें हैं देश की उनके ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा। मगर ये सोच लाना, पहले तो इस सोच को देश के बड़ी जनता के सामने में पेश करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। जब इस चुनौती को लोगों ने खुद से स्वेच्छा से स्वीकार किया और सतत प्रयास करते रहे कि किस तरीके से हम जो उस वक्त की व्यवस्था थी उस व्यवस्था में अपनी स्थिति को कैसे बेहतर करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म इसी परिप्रेक्ष्य में हुआ। शुरू के वक्त में जो नेता थे वो नेता पढ़े लिखे और समाज के अभिजात्य वर्ग के ही लोग होते थे, और वो अपनी समझ से जो उनको उचित लगता था कि देश कैसे चलना चाहिए उसके बारे में वो लगातार अंग्रेज सरकार के सामने में अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत करते थे। उन प्रतिवेदनों के आधार पे अंग्रेज सरकार आश्वासन भी देती थी, और जो उनकी समझदारी थी भारत देश के बारे में, उस समझदारी के हिसाब से वो शासन करना चाहते थे। जबकि जो देश के नागरिकों की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं थीं वो उससे बिल्कुल भिन्न थीं। यह और सलाह मशवरे का कार्यक्रम धीरे धीरे चलता रहा, मगर जैसे जैसे लोगों में को यह एहसास होने लगा कि नहीं, जब तक हमारी शासन की बागडोर हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच में के हाथ में नहीं होगी, तब तक हमारा भला नहीं हो सकता है। इस एहसास से जब पूरे देश के लोगों में यह एहसास जागृत होना शुरू हुआ, तब विधिवत कांग्रेस पार्टी और देश की जनता ने उस वक्त आज़ादी कैसे मिलेगी, क्या स्वरूप होना चाहिए, इनके बारे में अलग अलग स्तर पे विचार विमर्श होने शुरू हुए। और अंग्रेज सरकार ने भी इस बात को समझा कि इतने सुदूर जगह पे इतनी बड़ी आबादी के ऊपर शासन करना बगैर वहाँ की जनता की सहमति के शायद संभव नहीं होगा। और उस वक्त जो विश्व की परिस्थितियाँ थीं, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे ये तय किया और यह आश्वासन दिया हमारे नेताओं को कि हम जो भी कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम आपके हाथों में शासन की बागडोर सौंपेंगे। मगर कभी भी उन्होंने यह आश्वासन नहीं दिया था कि हम पूर्णतया शासन की बागडोर आपके हाथों में सौंपेंगे और इस देश को छोड़कर चले जाएंगे। पहले जो हमारे नेतागण थे
उनको लगता था कि जो अंग्रेज सरकार आश्वासन दे रही है उसी में देश का भला होगा, मगर यह एहसास बिल्कुल टूट गया जब इन्होंने देखा कि ऐसी बहुत सी और भी उपनिवेश थे अंग्रेज़ों के जहाँ पे लोगों के हाथों में सत्ता दी गई थी और धीरे धीरे उनको आज़ादी की तरफ भेजा जा रहा था, मगर भारत के परिप्रेक्ष्य में अंग्रेज़ों की ये मंशा नहीं थी, ये उनको समझ में आ गया था। तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय और एनुअल मीटिंग हर साल होती थी कांग्रेस पार्टी की, और उस सम्मेलन में 1929 का यह दिन 29 जनवरी 1929 को कांग्रेस के अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि अब हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए। पूर्ण आज़ादी के पहले एक टर्म यूज़ होता है जो जिन्हें संविधान की थोड़ी जानकारी होगी, अधिशासी राज्य और डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन अंग्रेज़ों ने आश्वासन देना शुरू किया था कि हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, जिसमें अल्टीमेट गवर्नेंस की पावर कुछ मामलों को छोड़कर के भारतीयों के हाथ में रहेगी, मगर असल रक्षा, विदेशी मामले और एक आध और ऐसे मामले थे जिनमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में ही भारत को रहना होगा। उस वक्त के जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व था उसने इस बात को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया और पूरे देश में 26 जनवरी 1930 का दिन घोषित किया गया कि इस दिन हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। 26 जनवरी का दिन इस मामले में याद रखने वाला है कि यह पहला दिन था जिस दिन सार्वजनिक तौर पे उस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सार्वजनिक तौर पे यह मांग की और सभी देशवासियों से आग्रह किया कि इससे नीचे कुछ नहीं लेना है और हम सबको मिलजुल कर इसी मांग को पूरा करने का प्रयास करना है। और ईश्वर की कृपा और उस वक्त की जो भौगोलिक और जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस थी, उस कारण से भारतवर्ष 1947 में 15 अगस्त के दिन आज़ाद हुआ। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है 15 अगस्त और 26 जनवरी, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच की, वह थी संविधान बनाने की प्रक्रिया। और भारत का संविधान आप लोगों को जानकर मैं बहुत सी चीज़ों को दोहरा रहा हूँ, सबों ने ये पढ़ी होंगी कुछ चीज़ें, पर भारत के संविधान की जो खास चीज़ें हैं जिन पे हमें गर्व होना चाहिए वो अनेक हैं। अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो सबों को समझ में आएगा ऐसी विशेषताएं हैं जिनके बारे में उस वक्त के जो विकसित देश थे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि भारतवर्ष में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ और उस पहले आम चुनाव में मत देने का अधिकार देश के सभी वयस्क नागरिकों को दिया गया। यह एक ऐसी बात थी जिसके बारे में दुनिया के किसी भी विकसित प्रजातंत्र में ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अंग्रेज़ों का शासन इस देश पे था। आप में से शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे इस बात को कि 1931 के पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार इंग्लैंड में नहीं था, केवल पुरुषों को वोट देने का अधिकार था। और इंग्लैंड में आप समझें उनका जो संविधान का इतिहास है वो 700-800 साल पुराना है और धीरे धीरे उन्होंने एक के बाद दूसरा कदम लिया, दूसरे के बाद तीसरा कदम लिया और हर एक परिवर्तन का बहुत ज़बरदस्त अपोजिशन जो वहाँ के एग्जिस्टिंग लोग थे वो करते थे। फिर धीरे धीरे जो चीज़ें उन्होंने 600, 700, 800 साल के बाद हासिल की, उस चीज़ को भारत के संविधान निर्माताओं ने पहले दिन से गारंटी की कि हमारे देश के सभी नागरिक कानून की नज़र में बराबर हैं, उनमें कोई लिंग का भेद नहीं, किसी किस्म के धर्म का भेद नहीं होगा। और यह एक ऐसी विशेषता है जिसका एहसास हर आदमी को हर वक्त होना चाहिए और हमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम अपनी जान की भी कीमत दे दें, मगर ये जो विशेषता हमारे संविधान की है, ये जो अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं, ये किसी भी सूरत में हमारे हाथ से वापस नहीं जाने चाहिए। चाहे कितनी भी विकट और विषम परिस्थिति क्यों नहीं हो, हमारे हाथ से ये अधिकार जाने नहीं चाहिए। इसी तरीके से भारतीय संविधान की कुछ और विशेषताओं के बारे में मैं आप
से हल्का जिक्र करना चाहूँगा। भारत का संविधान विश्व के सबसे लेंथीएस्ट संविधानों में से है और जो अच्छी अच्छी चीज़ें दूसरे देशों के संविधानों में उपलब्ध थी उनको भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है और हर एक प्रावधान जो भारत के संविधान में है इसके ऊपर भारत की संविधान सभा में काफ़ी वृहद चर्चा होने के बाद और उनमें कई संशोधनों को लाने के बाद ये सारी जो विशेषताएं हैं संविधान में सम्मिलित की गई थी। और भारत का संविधान, एक और रोचक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि ये हस्तलिखित संविधान है। जिन लोगों को मौका मिला हो जाकर देखने के लिए संसद भवन में, वो देख सकते हैं। इसकी जो मूल प्रति है वो हस्तलिखित मूल प्रति है और दिल्ली के एक बहुत बड़े हैंडराइटिंग एक्सपर्ट थे जिन्होंने ये संविधान अपने हाथों से लिखा। उनके लिए एक विशेष किस्म के कलम की उनकी डिमांड थी कि इस तरीके की कलम हो तो मैं लिखूंगा और वो कलम उनको प्रदान की गई। जब उनसे पूछा गया कि आप मेहनताना कितना लेंगे हाथों से लिखने के लिए, तो उन्होंने एक ही इच्छा जाहिर की थी कि मैं मेहनताना कुछ नहीं लूँगा। प्रधानमंत्री जी को उन्होंने कहा था कि संविधान के हर पृष्ठ पे मेरे भी दस्तखत होने चाहिए। तो यही उनका मेहनताना था और आप लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि जब कभी मौका लगे दिल्ली में संसद के म्यूज़ियम में तो आपको मूल प्रति संविधान की वहाँ दिखेगी। ये बातें मैं आपको इसलिए आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को जब तक हम जिएंगे नहीं, इस सारी प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया के तहत संविधान हमारा बना था और इसने हमें जाने अनजाने इतनी चीज़ें प्रदान की हैं जिनको हम आज की डेट में टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम सपने में भी नहीं सोचते हैं कि ये चीज़ ऐसी नहीं हो सकती है, मगर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा और ये इसकी समझदारी तो सबों को होनी ही चाहिए कि ये एक दिन में हमारा अचीवमेंट नहीं है। ये इसके पीछे खून पसीने की मेहनत लगी है हमारे कई पीढ़ी के लोगों की, जो हमारे पूर्वज थे, हमारे अग्रज थे। इन सबों की मेहनत के कारण ही हम आज इस स्थिति में पहुँचे हैं। और इस संविधान की विशेषताएं ऐसी हैं कि आज के दिन भी देश की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके के भी संशोधन करने हैं संविधान में, उस तरीके के संशोधन करने की व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने की थी। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रिटेन, जिसका शासन हमारे देश के ऊपर काफ़ी लंबे समय तक रहा था, वहाँ कोई लिखित संविधान नहीं है। वहाँ जो भी संविधान है वो वहाँ जितनी भी चीज़ें सरकार चलाने की होती हैं वो सब की सब परंपराओं के आधार पर आधारित होती हैं और परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। उसके उलट हमारे संविधान में इतनी व्यवस्था की गई है कि हर चीज़, एक टर्म यूज़ की जाती है, रूल ऑफ लॉ। So by rule of law we mean everything is to be executed according to written prescribed norms, and our entire governance system or system of governance is based on the cornerstone of rule of law. So everybody in the country is expected to act in his or her individual capacity, or when he is discharging his or her duty, then he should follow the rule of law. And the perils of not following the rules of law, it can only be appreciated the moment you start imagining that nobody wants to follow the rule of law, then what is going to happen? We have seen examples of countries in the world which no longer exist. They were say throbbing countries 50 years back, 40 years back. Many of them came into political existence along with India, but India is the only country, or amongst the very few countries, who have retained their character after independence. And of course, since it is a living entity, it is bound to undergo changes. Any living entity with age, its requirements are different. Its activities will change, but at the same time, the form of the body does not change. So we must take pride in the fact that even, say, 75
5 years after the adoption of this constitution, we are a country, still a country in the same form, marching with full force towards progress and trying to meet the aspirations of this entire or its entire population of more than 1.4 billion people. And everybody can say this with a fact or with full confidence that we have not done bad. When we compare ourselves with similar population elsewhere in the world, then we can easily, any independent assessment will tell us that we have not fared badly. Rather, having limitations or of different nature in the sense that diversity, which is a strength also for our country, and limitations also in some sphere on the same lines, economic inequalities which were existing, which existed for hundreds of years. All those limitations were started getting addressed formally after the adoption of the Constitution. So our progress must be measured in terms of 75 years since we adopted this Constitution. And on that count, our score would be, without any hesitation, I can say that we are among the toppers. We should not compare ourselves with other countries which adopted this process 200 years back, 150 years back. And we should also keep this thing in mind that whatever we are doing, India is the only country in the world against which no other country can allege that it has been exploited by India. Whereas we all know that we have been exploited by different people at different point of time. But the country, despite having suffered such kind of depredations, we are still progressing and progressing with full speed. Our aspirations are very high and we intend to progress at the same or in the same way, maybe at a greater speed. And successive governments have put in all sincere efforts to take India towards its march for glory which this country deserves. And we should always keep this fact in mind that whatever actions we take individually or collectively should not be against the basic spirit of the country, which is very well enshrined in the Constitution in the form of its preamble. And I am fully confident that we are all capable of protecting our interests. Now, before I conclude, I would just like to put in perspective where we are standing today, what are the challenges we are facing, and how we are preparing to face those challenges, how we are preparing ourselves to face those challenges. The challenges which were there in front of the founding fathers of the nation were totally different. Now the challenges are totally different. Some of the facts remain same. Some of the challenges which were there in front of our founding fathers, they are still there. But more challenges have been thrown. Some of the problems which we faced at that point of time have now been resolved or are in the process of being resolved. But at the same time, the new challenges which are emerging, particularly from the perspective of young generation, the youth of the country, and all of us know that India is among the most young countries of the world, and we have got a window of 15 to 20 years in which, if we are capable or if we are able to resolve or sort out different problems which we are facing, then nobody can stop the march of this country to the pinnacle of glory which this country deserves. But these changes or these challenges, they have to be met with a clear-cut action of plan of action, and
act towards meeting those challenges. In terms of education, the kind of education which we used to get was primarily, our education system was primarily designed by the Britishers to serve the interest of the British Empire. Of course, we also got benefited from that, but it has served its utility, and that education system, I'm pretty sure, is no longer going to help us in meeting the challenges of the 21st century. And we are fortunate that the government of India, under the leadership of our Prime Minister, could understand this problem, and very boldly they have initiated steps to empower the youth with the help of modified or the National Education Policy of 2020, which the youth, I'm pretty sure, has already started imbibing. It is the educators who have to change their mindset, how we are dealing with education, how we are going to empower the young learners so that they are capable of meeting the challenges being faced by the society in general on that day. So the tools of education which are already available, they are already empowering the young generation without without going through the routes of formal education system. We at the university and colleges levels are also trying our level best to adapt to the challenges being faced by the youth in terms of the type of employment, the type of skill sets, then the type of economic activities which were existing 20 years back are no longer existing. There are professions which were not in existence even 20 years back. All of you know that thousands of youth are earning lakhs of rupees per month through internet, by YouTube, Instagram, and all those things nobody had ever thought of, that even this is the way, or this is a way of earning money and livelihood. No college or university teaches its student how to make an Instagram reel or how to create a YouTube short. But people are earning, and you can see, of course, nobody without a formal training, some sort of a formal training, can start making these things automatically. But then our education system has to respond to these things. Human beings in many of the professions are going to be replaced. In fact, they have started being replaced by robots and machines. So how to reskill a mass or a very large percentage of our population is again a challenge which this generation has to face. Otherwise, situations will go out of control. Then another important challenge which the founding fathers did not face was the environment, the way environmental degradation or the way environment has started behaving. We are getting scared. This Jammu and Kashmir is a glaring example in the sense that when I talk to people who have been living here for the last 50 years, 40 years, they are staring at the shortage of water in the coming summer because of less snowfall in the upper reaches. What used to be taken for granted that every year बर्फ आएगी, पहाड़ों में बर्फ आएगी, बर्फ गलेगी, उससे पानी मिलेगा. अब आप सब देख रहे हैं अभी तक सीरियस स्नोफॉल हुआ नहीं है. ये प्रॉब्लम 1947 में नहीं थी. फिक्स महीने थे जब बारिश होनी है, फिक्स महीने थे जब गर्मी की आनी है, फिक्स महीने थे जब सर्दियाँ आनी है. अब तो ये सब बदल गया और इनका सोल्यूशन हमें ही ढूंढना है, हमारी यंग जनरेशन को ढूंढना है. हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए जो इन प्रॉब्लम्स को, जो डिफाइंड नहीं है पहले से, आपके सामने में यकायक आ रही हैं, इनका कैसे समाधान करना है. और ये समाधान ऐसे होंगे जिसमें हर व्यक्ति को कुर्बानी देनी पड़ेगी. कुछ व्यक्ति को अपने लाइफस्टाइल की कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुछ व्यक्तियों को अपनी आकांक्षाओं की कुर्बानी देनी पड़ेगी. ये कुर्बानी बिल्कुल डिफरेंट होगी उन कुर्बानियों से जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने अपनी जान की कीमत दे करके चुकाई थी, या जेल में लंबे समय तक रहकर कुर्बानियाँ दी थी. तो ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान हमें
एक व्यवस्था के तौर पे भी ढूंढना है और व्यक्तिगत तौर पे तो हम इन समस्याओं को का समाधान करने की कोशिश कर ही रहे हैं। कुछ समस्याएं तो व्यक्तिगत तौर पे उनका समाधान हो सकता है, मगर जो बड़ी समस्याएं हैं जिनके लिए सामाजिक स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे प्रयास करने की ज़रूरत है, वो हमारी सरकारें कर रही हैं। मगर केवल सरकारों के करने से ये चीज़ें होती नहीं हैं। जब तक हर एक स्टेक होल्डर, इंडिविजुअल स्टेक होल्डर, पहले तो हम सबों को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये देश हमारा है, यहाँ हर चीज़ जो हो रही है वो सीधे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर आदमी को इम्पैक्ट कर रही है। हो सकता है आज आप पे उसका असर नहीं हो रहा हो, 2 साल के बाद असर होगा। तो हमें पूरी जिम्मेवारी के तौर और पूरी जिम्मेवारी से एक नागरिक का कर्तव्य निभाना होगा और इस चीज़ का रियलाइजेशन आज की डेट में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये रियलाइजेशन हम नहीं कर रहे हैं तो हम भविष्य की पीढ़ियों के साथ अन्याय कर रहे हैं और फिर कोई नहीं कह सकता है कि हमारे देश की भी वही हालत नहीं होगी जो हमारे साथ आज़ाद हुए या हमसे 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले आज़ाद हुए देशों की हालत हुई। कई बार 2 देश मिलकर 1 हो गए, 1 देश मिलकर 2 हो गए, कुछ देश तो मैप से गायब ही हो गए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को पुनः एक बार 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत।